लेंगे, देन हम चीजों को टैली में भी लेके चलेंगे। Alright. So this session is officially recording now. So let's get started. So guys, hello everyone. Again, my name is Akash Pillai. I'm a computerized financial accounting expert, as you all know, in NIPS WebTech, and this online class is brought to you by NIPS WebTech, where student success is our goal. So start करते हैं. What is payroll? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को, कॉपी पेन लेके बैठना, और सेशन जस्ट रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके भरोसे मत रहना. क्वेश्चंस भी पूछना अगर इम्पोर्टेंट है, आपको लगे जहाँ पर क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जरूर करना, जिससे कि औरों को भी नॉलेज मिले. करते हैं स्टार्ट. व्हाट इज पेरोल? पेरोल है क्या? समझ देखिए, पेरोल इज एम्प्लॉयज मैनेजमेंट इन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैनर. एम्प्लॉय को अपनी ईआरपी में मैनेज करना, व्यवस्थित करना, पर्सनली एंड प्रोफेशनली इज कॉल्ड पेरोल. पर्सनली एंड प्रोफेशनली का मतलब क्या होता है? अपने बाएं तरफ आप देख सकते हैं एक विंडो खुली है, उसमें मैंने कुछ डिटेल्स डाल रखी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, स्पाउस नेम, ईच एंड एवरीथिंग. तो ज्यादातर क्या होता है कि जो डिटेल्स हमारी घरेलू होती है, जहां पर हमारा घर का पता, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप तक पता होता है कंपनी वालों को, तो उसको बोलते हैं पर्सनल डिटेल्स. पेरोल के अंदर ये सब पर्सनल डिटेल्स सेव हो सकती है. दूसरा क्या है? प्रोफेशनल. पेरोल बनाना एक प्रोफेशनल रीजन की वजह से भी पेरोल हमें आना चाहिए. प्रोफेशनल रीजंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. और ये सब चीजें एक स्टैटिक माइंडसेट से मत पढ़ना, एक डायनेमिक माइंडसेट से पढ़ना, ये समझ के कि आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय, वन डे आई विल बी अ मैनेजर, or might be a boss, or might be there are some persons who are working under my post. तो आपको ये तब पता भी होना चाहिए. तो एम्प्लॉय स्टे व्हेन दे आर बाहर, ये भी पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज ही वो पिलर्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा करते हैं. ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं पेरोल डिलीवर करूंगा. पहला है पेड वेल. कोई भी एम्प्लॉय तभी टिकता है जब उसको एक अच्छा सैलरी अमाउंट हम दे रहे हैं. ठीक है, ये प्रोफेशनल रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ जिस वजह से पेरोल बनाना जरूरी है. दूसरा है मेंटोर. उसको प्रॉपर तरीके से मेंटोर करा जाए, यानी कि उसको एक तरीके से पीछे से कोई देखने वाला हो कि वो कर क्या रहा है, और उसको ट्रेनिंग भी दे. चैलेंज रखना चाहिए हमेशा एम्प्लॉय को, नए सॉफ्ट स्किल सीखने में, नई पोस्ट के लिए, नया रेम्यूनरेशन के लिए. एक हमेशा चैलेंज लेवल पर एक एम्प्लॉय को हमेशा रखना चाहिए. उसको प्रोमोटेड रखना चाहिए. अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एक अच्छी पोस्ट देनी चाहिए, बड़ी पोस्ट देनी चाहिए, सीनियर लेवल पे भेजना चाहिए. ठीक है, उसको इन्वॉल्व रखना चाहिए. मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और आपके साथ में कोई आपके घर वाले आपस में कुछ बात कर रहे हैं. ठीक है, बट यू आर नॉट दैट डिस्कशन पार्ट. तो क्या होता है उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है. अगर आप उस डिस्कशन में इन्वॉल्व किए जाएंगे, आपसे भी फैसला लिया जाएगा, तो आपको अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है? ऑब्वियसली अच्छा फील होता है. तो पेरोल के अंदर भी यही होता है, यानी कि कंपनी के अंदर आपको भी अच्छा फील कभी होगा, या फिर आप ऐसे सोचो कि आपके अंदर कोई एम्प्लॉय वो वर्क कर रहा है, तो उसको अच्छा फील तब होगा जब आप इन्वॉल्व रखोगे उसे. मैं आपको बताता हूँ इन्वॉल्व का मतलब ये भी होता है. इन्वॉल्व का मतलब ये भी होगा कि चलो यार चाय पीने चलते. ठीक है, जैसे मेरे अंडर कुछ 2-3 अकाउंटेंट्स वर्क करते थे, तो मैं क्या करता था, उनको कुछ समझाने के लिए चाय का बहाना लगाता, जिससे कि वो मेरे साथ चाय करने चले, एंड देन हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. थोड़ा बंदा खुलता है अंदर. प्लस एट द सेम टाइम जब भी हम कुछ चीज लर्न कर रहे हैं तो उसको भी बुलाना, देख देखिए यहाँ पर हमने ये. इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर है अप्रिशिएट. हम ये तो देखते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है और बुरे काम को तो हम पहले से ही नकारात्मक सोच के साथ उसको पूरी तरीके से किल कर देते हैं उसके कॉन्फिडेंस को. फिर उसको क्या लगता है कि यार मैं कंपनी में वर्क भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मेरी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट नहीं हो रही, तो मैं क्यों ना क्या करूँ, वही करूँ जैसा सब कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना करूँ, या फिर ग्रो करना छोड़ दूं. क्योंकि ग्रो करने का फायदा क्या हुआ जब कंपनी मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करती मेरी परफॉर्मेंसेस. तो बहुत जरूरी होता है कि एम्प्लॉय को अप्रिशिएट किया जाए उसके अच्छे परफॉर्मेंस के, ना कि हमेशा अगर उसने 10 काम में से एक काम में छोटी सी मिस्टेक है तो उसे पूछना है. हाँ, परफॉर्मेंस लेवल पे, फीडबैक लेवल पे दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए. ठीक है, अब है वैल्यू. उसको वैल्यू भी देना चाहिए. वैल्यू मतलब यानी कि उसकी कंपनी के अंदर एक वैल्यू हो मॉनेटरी लेवल पे.
ऑन अ मिशन, उसको ये बताना चाहिए कि हम आज से 5 साल बाद क्या करने वाले हैं, बड़ा क्या करने वाले हैं। फिर है एम्पावर्ड, उसको अथॉरिटी दो, उसको पावर दो, जिससे कि वो ये सीखे कि कैसे मैं इस पावर को यूज करूं। और ट्रस्टेड, उसको हमेशा एक तरीके से उसके साथ ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए, भरोसा उसके ऊपर रखना चाहिए कि हाँ ये कोई गलती नहीं करेगा उसको पावर देते वक्त। तो ये सब जो रीजंस मैंने आपको बताए दाई तरफ आ रहे हैं, सब प्रोफेशनल रीजंस, प्रोफेशनल रीजन है पेरोल बनाने की। इसका डायरेक्टली कोई टेक्निकली टैली से कोई संबंध नहीं है, बट स्टिल पेरोल के अंदर अगर हमें सीखना है और हमें एक डायनेमिक सोच के साथ चलना है बड़े लेवल पर, तो हम इस सोच के साथ भी चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो माइक ओपन करके बोल दीजिए डन। डन सर। डन। डन सर। डन डन सर। डन डन सर। डन सर। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो जरूर पूछना बीच में, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हो। बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड हो सकता है वॉइस आ रही हो, क्योंकि मेरे साथ और भी मेरे ट्रेनर्स, मेरे साथ के ट्रेनर्स जो बैच ले रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट बी कॉपरेट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गोडाउन में बैठ जाऊँ और बैच लूँ। कोशिश करना। आवाज सबको भी क्लियर आ रही है? पहले बताओ मुझे आवाज का मेन, हम मेन। यस क्लियर है। वंशिका तुम बार बार लेफ्ट कर रही हो, क्या रीजन है बताओ। यस सर क्लियर है। हेलो वंशिका, ये बताओ Yes. लेफ्ट क्यों कर रहे हो तुम? सर मेरे नेटवर्क इशू हो रहा है इस वजह से। छत पे बैठ जाओ, छत पे चले जाओ, जिसका भी नेटवर्क का इशू। अब बात करते हैं पेरोल को टैली में कैसे इनेबल करें, क्योंकि इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है। आपसे जो पूछा जाएगा पहले मैं उसी चीज को, उसी लर्निंग को पहले आपको देता हूँ, जिससे कि आपको ये मेन चीजें जरूर पता हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल आता है, पर उसका बेस नहीं पता, कोई मीनिंग पूछ ले, तो वो समस्या का विषय है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पेरोल क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल मैनर में एम्प्लॉइज को मैनेज करना अपनी कंपनी के अंदर। अब पढ़ेंगे कैसे पेरोल को टैली में इनेबल करें। बहुत ही सिंपल है। टैली में इनेबल करने के लिए आपको ये स्क्रीन को देखना है। ये स्क्रीन जो आती है अकाउंटिंग फीचर्स की, तब आती है जब आप F11 F1 प्रेस करते हैं गेट पे ऑफ टैली से। जब भी आप F11 फंक्शन की दबाएंगे तो कंपनी फीचर्स आते हैं, देन F1 दबाएंगे तो अकाउंटिंग फीचर्स आते हैं। और कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में मेंटेन पेरोल का देखो ये वाला ऑप्शन है, आपको ये यस करना है। हाँ, इसको यस करने से पेरोल तो स्टार्ट हो जाता है, बट अच्छा होता है कि अगर आप एम्प्लॉयज को कैटेगराइज करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, ग्रुप वाइज डिपार्टमेंटलाइज करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को भी यस कर दो। याद करना ये ऑप्शन आपने कब यस किया था, जब आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट हुआ था, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, तब हमने इस ऑप्शन को यस किया। इस ऑप्शन को यस करे बिना भी पेरोल आप कर सकते हो, बट ये दो ऑप्शन है जो आपको इनेबल जरूर करने चाहिए। टेक द स्क्रीनशॉट, एंड अगर आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है देन प्लीज से डन। डन सर। डन डन सर। डन सर। डन सर। ऑलराइट, तो हमने दो चीजें कवर कर ली। पहले ये चीज कि कैसे पेरोल, पेरोल होता क्या है, देन हमने पढ़ा कि पेरोल टैली में कैसे इनेबल करें। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजर वाली चीज सिखाने वाला हूँ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसके बाद आप ये कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि मुझे पेरोल आता है। देखो कब हम बोलते हैं कॉन्फिडेंटली कि हमें कोई चीज आती है, जब हमें उसका कॉस्ट पता हो।
किसी बीमारी को भी अगर आप एक्सप्लेन करोगे, अगर आपको उसका कॉज पता है, देन यू आर कॉन्फिडेंट बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट दैट डिजीज. So right now, at this moment, I'm going to talk about some payroll most important feature, और जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ पेरोल मैंने सीखा है. बिकॉज अब तक जो मैंने बात करी सब मानने वाली है कि मान लो इसे यस कर लो, ये होता है वो होता है, ठीक है सर मान लिया, दुनिया हमसे मनवाई रही है, घर वाले भी मनवाई रहे हैं, आप भी मनवाओ सर. नहीं, अब मैं बेटा बात करूंगा कि वो चीज होती क्यों है. लेट्स गो. कंसेप्ट इन टैली आते हैं. अच्छा अभी भी टैली का ही कोई कॉन्सेप्ट है, मेरी स्पीच थोड़ी सी गड़बड़ होगी. कंसेप्ट इन टैली आते हैं, ये भी समझ लेते हैं. टैली के अंदर जो कंसेप्ट है वो ये है, पेरोल इन्फो. जैसे हम लेजर्स बनाते हैं तो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाते हैं, वहाँ पे लेजर्स मिलता है, ग्रुप्स मिलता है, आपको याद होगा. इन्वेंटरी इन्फो में जाते हैं तो क्या मिलता है, तो स्टॉक आइटम मिलता है सर, गोडाउन मिलता है, यूनिट मिलता है. तो पेरोल इन्फो क्या है, पेरोल इन्फो वही है जो आप सोच रहे हो. पेरोल इन्फो वैसा ही है जैसे अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो होता है. यानी कि पेरोल करने के लिए आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन की विंडो मिलेगी. मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगी, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करना है. पेरोल एक लंबा टॉपिक है, ध्यान रखना. दूसरा ट्रांजैक्शंस. पेरोल तक खुद के वाउचर्स भी होते हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंटरी वाउचर्स होते हैं टैली में, वैसे पेरोल वाउचर्स आपको मिलेंगे. ठीक है, तो इन वाउचर्स के अंदर आप ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करोगे. यानी कि ये जो आपको ये वाली बड़ी विंडो दिख रही है, ये तो हो गया मास्टर लेवल का वर्क. इसको बोलते हैं मास्टर लेवल का काम, जिसमें आप लेजर वगैरह, एम्प्लॉय का लेजर, यूनिट, उसको सैलरी को डिफाइन करने के लिए जो आप यूनिट्स बना रहे हो, उसका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट मापने के लिए आपने अटेंडेंस का टाइप बनाया, ठीक है, उसका प्रोडक्शन मापने के लिए उसका प्रोडक्शन का टाइप बनाया, वगैरह वगैरह. ये सब चीजें मास्टर लेवल पर क्रिएट करेंगे. बट ट्रांजैक्शन लेवल पर हम उसकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करेंगे और उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे. ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसलिए ये भी कवर करना जरूरी है. फिर है डिस्प्ले का मेन्यू. यहाँ पर डिस्प्ले मेन्यू में ये वाला जो सेक्शन है पेरोल रिपोर्ट्स, इसके लिए हम टैली के अंदर पेरोल पढ़ते हैं. जी हाँ, पेरोल रिपोर्ट्स. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ले लिया तो डन बोलिए. डन सर. डन सर. डन सर. डन सर. ठीक है, बाकी लोग डन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आवाज तो सबकी आनी चाहिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब है ये वाला पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था कि जानने वाली बात कि पेरोल के अंदर क्या रीजन है जिस वजह से हमें पेरोल करना पड़ता है. अभी तक जो मैंने बात की सब टेक्निकल बात थी, सब मानने वाली बात थी. नाउ इट्स टाइम टू सम जानना, कुछ जानते हैं. चलिए, पेरोल क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है कंपनी को भी पेरोल की भी. और अगर जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये व्हाई क्लियर होगा ना, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी जॉब के लिए, क्लैरिटी मिलेगी अपने फ्यूचर के लिए, क्लैरिटी मिलेगी जो भी स्किल सेट आपके टूल बॉक्स में. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, चलिए समझते हैं. पहला है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव एक रीजन है जिस वजह से हमें पेरोल सीखना चाहिए. दूसरा कारण मोरल ऑफ एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव. तीसरा कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा कारण नहीं है, ये एक्चुअली में कंपनी के कारण है सारे के सारे. इसमें आपके कारण पे इन्वॉल्व होंगे जो कंपनी को ध्यान रखते हैं, जिसमें से तीसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताऊंगा मैं इसको भी. फोर्थ है बूस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस. ठीक है, अब इन चारों कारणों को एक एक करके समझते हैं. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन सर. डन सर. डन सर. डन सर. डन सर. बढ़ते हैं आगे. तो अभी तक मैंने आपको बताया. सर हाँ, सर ये सब लिखा हुआ है पहले से, तो स्क्रीनशॉट जरूरी है. एज यू विश. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, पेरोल को हमें क्यों समझना, मतलब पेरोल बनाना कंपनी के अंदर क्यों जरूरी. चलिए एक एक करके रीजंस को समझते हैं. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से हमें पेरोल बनाना ही बनाना.
what is accounting? If I ask you what is accounting, then just tell me the definition of accounting one by one in a private message. जरा मैसेज करना, आपके पास बस 1 मिनट का समय है अकाउंटिंग की डेफिनेशन टाइप करने का। तो सबके सब मुझे प्राइवेट मैसेज करेंगे और कोई बुकिश लेवल पे ना बोले, जो सिंपली आपको पता है अकाउंटिंग के बारे में, जितना आपको क्लियर है, जिसको आप कभी भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कभी भी जज कर सकते हो, तो कुछ वो डेफिनेशन ऑफ जरा अकाउंटिंग की लिखी सकते हो। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। गो फॉर इट गाइस। ठीक है, पहली मेरे पास आई है, मैं रिप्लाई भी करता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, तो मीनाक्षी का पहला आया मेरे पास मैसेज। ठीक है, मैंने मीनाक्षी को रिप्लाई कर दिया। मीनाक्षी आप देख सकते हो, बाकी बच्चे भी टाइप करें फटाफट से। बच्चे गलत लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, मेरे मैसेज को पढ़ते रहो। सुविधा आप भी कर सकते हो रिप्लाई। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अपना ट्राई करो प्लीज, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हमें कोई भी कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ भाई कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, टैली पढ़ रहा है, बताइए टैली के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, बताइए अकाउंटिंग बताइए जरा। तो ये कोई भी पूछ सकता है आपसे, आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं चाहूंगा सबके सब इन्वॉल्व हो बिना शर्माए। अपने अपने मैसेज के रिप्लाई पढ़ते रहिए। बहुत बड़ी डेफिनेशन टाइप करिए तो बच्चों ने। हाँ ठीक है, ओके, दीपिका ने करा है मेजरमेंट। तो बस यही तो है, इतना हमें ट्राई करना आना चाहिए। वेरी गुड, सबने इन्वॉल्वमेंट दिया। ऋतिक गुड गुड, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूंगा तो पहले मुझे बेस की तो देखना है ना, आपका बेस की जज कर, तो यही है दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी टाइप कर दिया। अब आप रुक जाइए, तो बढ़ के आगे अकाउंटिंग के बारे में अगर आपसे कोई भी सिंपली पूछे तो बहुत ही सिंपल है। देखो, आपका आंसर डिपेंड करता है कि आप किसके सामने दे। अगर कोई वो आपका रिक्रूटर है, definitely you have to deliver a professional answer in a best possible manner. If there is any person who is a layman who don't know about any accounting, don't study, जिसने कुछ बीकॉम्स वगैरह भी नहीं कर रखा है, इज अ बिजनेसमैन एट ऑल, तो आप उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस लेवल का पता है। देखो, अंडरस्टैंडिंग तो आपकी सबकी है व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर आप बाहर जाओगे सब्जी लेने भी पैसे लेकर, तो आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है। तो कभी ये मत बोलो कि सर मुझे आता नहीं है, आता सबको है, बट द थिंग इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें उसे कम्युनिकेट करना है। जैसे बोलते हैं ना कि लव में क्या होता है, लव के अंदर हमें फीलिंग होती है प्यार की, बट हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अकाउंटिंग के बारे में हम सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है, घर में रोज इसके बारे में बात भी होती है, ठीक है, हिसाब किताब, बट उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो कभी भी ये मत बोलना कि मुझे आता नहीं है, आपको बस कम्युनिकेशन वर्ड्स पे प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके आदि हम हो जाएंगे धीरे धीरे करके, जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग, तो मैं तो सिंपल आंसर दूंगा, सर अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड से लेकर रिपोर्ट्स को फाइनलाइजेशन तक ले जाते हैं। दैट्स इट, मुझे एक सिंपल सा आंसर देना है। अब रिपोर्ट्स फाइनलाइज ले जाना, ये अकाउंटिंग का होता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन में आप अंत पे जरूर बात करो, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप काम करो, अगर उसको आप फाइनलाइज नहीं कर पाए, अगर आप उसको क्लोज नहीं कर पाए, तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं। मान लीजिए आपको बोला गया इन पार्टीज के बिल बनाने हैं, अब आपने बिल बना दिए बट उनको प्रिंट नहीं करा, तो ये क्लोजर नहीं है।
उन बिल्स को प्रिंट भी करना था ऑल्ट भी करके। तो वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर आपको हमेशा क्लोजर वाली बात जरूर करनी है, जिसमें हम इंग्लिश में उसे बोलते हैं समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। बट एक्चुअली में क्या हमें पता है समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग का मतलब किसको पता है? समराइजिंग का मतलब होता है अपनी रिपोर्ट्स को इस तरीके से शो करना जो अंडरस्टैंडेबल है, उसको बोलते हैं समराइज। एनालाइज का मतलब होता है उस रिपोर्ट को समझना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझाना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, इसलिए मैं इस पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करना। और अकाउंटिंग के एंड तक जरूर होता है इसे रिपोर्ट्स को फाइनलाइज करना। फिर उसके बाद वो इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट आप बोल सकते हैं। सबको पता है ऑलरेडी, ऐसा नहीं पता, आपको अंडरस्टैंडिंग है, बट कम्युनिकेशन में और वर्ड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसको हम क्लियर कर लेंगे प्रैक्टिस करके, डोंट वरी एट ऑल। तो बात करते हैं पेरोल की, कि पेरोल का पहला रीजन क्या है कि पेरोल सीखना क्यों जरूरी है, वो है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट अफेक्ट्स द नेट इनकम ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनी। कैसे? देखो, कंपनी के जो नेट इनकम होती है, यानी कि प्रॉफिट होता है, उसको कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं पेरोल। कैसे? पहली बात तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा वो कवर करेंगे, जितना ज्यादा ओवर टाइम करेंगे, उतनी ज्यादा सेल्स होगी। तो अगर वो कंपनी के अंदर पेरोल को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब पेरोल के अंदर एम्प्लॉयज, कैसे अकाउंटिंग का पार्ट है वो समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सैलरी को डेबिट करते हैं। उस सैलरी को डेबिट करने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट उस पर डिपेंड होता है। अगर सैलरी आप ज्यादा अमाउंट की डेबिट कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, P&L अकाउंट के अंदर सैलरी डेबिट होती है, तो वो एक अनफेवरेबल बैलेंस होता है आपके प्रॉफिट के लिए। इसीलिए अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव यानी कि पेरोल आपकी नेट इनकम को अफेक्ट करता है। देखो कैसे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बहुत ही सिंपल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स नहीं, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम, यानी कि टोटल अर्निंग। मान लीजिए आपने कुछ पैसा लगाया, फिर आपको पैसा मिला, तो दैट पैसा मिला इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल आपको जितना भी रेवेन्यू हुआ एक पर्टिकुलर एक्शन से, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस से अर्निंग हुई, उसमें से अगर आप माइनस कर देते हो अपनी लागत को, कॉस्ट को जो आपने लगाया था, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट, ठीक है। तो आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली कौन अफेक्ट कर रहा है? टोटल कॉस्ट। इसको ध्यान से समझना पड़ता है। पढ़ते हैं आगे। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास इतना पैसा, अब इतना पैसा है, इतना पैसा में से अब इतने पैसे कहाँ चले गए? इन सबके पास है। अब मुझे पता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा वर्क कर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा है, किसको मैं ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ। जिसको मैं ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ उस पर मैं ज्यादा कंपनी का बोझ भी डालूंगा, उससे ज्यादा काम भी करवाऊंगा, उसको एडवांस केसेस में भेजूंगा, ठीक है। जिससे मैं कम काम करवा रहा हूँ उसको मैं मोटिवेट करूंगा, और ये चेक करूंगा कि, ध्यान सुनना, ये चेक करूंगा कि जिसको मैं ज्यादा दे रहा हूँ क्या वो उतना ज्यादा आउटपुट भी दे रहा है कंपनी को, नहीं दे रहा। कंपनी से मिलने वाला आपको आउटपुट डायरेक्टली इफेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इनपुट से, जितना इनपुट दे रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की ज्यादा सैलरी है, तो दैट मीन्स उसके ऊपर प्रेशर भी उतना ही है। उसकी कम सैलरी है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मान लीजिए वर्कर, वर्कर के ऊपर क्या प्रेशर है मुझे बता दो। वर्कर एक एम्प्लॉय के मुकाबले ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वर्कर को पता है मेरे को जो भी पैसा मिला है, ठीक है, मैं इसको कंस्ट्रक्टिवली बोल रहा हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग। वर्कर को पता है मुझे जितना पैसा मिल रहा है उस पैसे का इस्तेमाल करके मुझे अल्कोहल कंज्यूम करना है, मुझे अय्याशी करनी है, ठीक है। तो वो हैप्पी है उस टाइम, बट उसके ऊपर प्रेशर है, ध्यान रखना इस बात पे। और जिसके ऊपर प्रेशर है वो कभी भी हैप्पी नहीं होगा, बट उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, उसके पास पैसा ज्यादा होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कर एंड एन एम्प्लॉय हु इज एट अ हायर पोस्ट। हैप्पीनेस के मामले में कहें वर्कर इज हैप्पी, बट प्रेशर के लेवल पे कहें तो एम्प्लॉय के ऊपर वर्कर से लाख गुना ज्यादा प्रेशर। जैसा प्रेशर देखो, जितना ज्यादा प्रेशर उतना अच्छा सैलरी में। तो ध्यान रखना कभी प्रेशर से मत डरना, ठीक है। और अपनी वैल्यू जरूर बताना। जिसके पास स्किल्स की मास्टरी होती है उसको बताया नहीं जाता आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उससे पूछा जाता है व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, सो बी दैट पर्सन। तो मैं क्या बात कर रहा था अभी, पेरोल मेंटेन करना क्यों जरूरी है? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव की वजह से पेरोल बनाना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है टोटल कॉस्ट से। अगर आपकी टोटल कॉस्ट
ज़्यादा हुई तो आपका प्रॉफिट कम होगा, और टोटल कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई इतने सारे रेवेन्यू में से, इतने सारे सिक्कों में से किस किस को मैं कितने सिक्के दे रहा हूँ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं पढ़ता हूँ आगे। दूसरा है मोरल ऑफ एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। ये थोड़ा सा ऐसे आपको मैंने एक रीजन समझाने की कोशिश करी है। एम्प्लॉय का एक मोरल भी होता है। मोरल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके कुछ मोरल्स है अपने अंदर। मोरल्स का मतलब क्या होता है? मोरल्स का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, मेरे कुछ सिद्धांत है, उसके हिसाब से मैं चलूंगा। उस सिद्धांतों की वजह से भी एम्प्लॉय के लिए पेरोल बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, अब आपको हम हर महीने सैलरी देते वक्त एक पे स्लिप दें जिसमें आपका नाम लिखा हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, जिसमें आपका हाउस का एड्रेस लिखा हो, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। वहाँ पे ऐसा लगता है मैं वैल्यूड पर्सन, मैं कंपनी का एक पार्ट हूँ, और कंपनी का वाटर मार्क भी लगा हुआ वहाँ पर, जैसे HCL करके। ठीक है, तो मोरल के अंदर ये भी आ गया। मोरल के अंदर ये भी आ गया कि मेरे को कंपनी इन्वॉल्वमेंट में रख रही है नहीं रख रही है, प्लस जो मेरी पे स्लिप बनी है उसमें मेरा नाम है या नहीं, तो अच्छा लगता है ना देखने में भी। मोरल, आपको शादी का कार्ड मिलता है आपके घर वालों किसी को, तो उसमें भी नाम लिखा रहता है, तो कितना अच्छा फील होता है कि अरे हमको तो 22 तारीख को ही बुला दिया गया है, शादी तो 30 की है, 22 तारीख शाम। तो वो बात अलग है कि वो काम करने के लिए बुलाया है। Exception का बोलोगे। तो मोरल ऑफ एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव, इसको समझते हैं। देखो, एम्प्लॉय बहुत सेंसिटिव होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप कंपनी में वर्क करो। सेंसिटिव होता है किसको लेकर? पेरोल के एरर्स को लेकर और इरेगुलरिटीज को लेकर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसे जरूर समझना है क्योंकि ये आपके लिए एम्प्लॉय बहुत सेंसिटिव होता है पेरोल के एरर्स को लेकर और इरेगुलरिटीज को लेकर। मान लीजिए आपने एक भी छुट्टी नहीं लिया, आपकी सैलरी कट गई, तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एकदम से आपको क्या होगा? एकदम से आप लूज फील करोगे, एकदम से आप फील करोगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो गई आपकी बॉडी। कभी भी फील होगा आपको कॉन्ट्रैक्शन में आपकी बॉडी चली आएगी, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये पेरोल के एरर्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है पूरा आए हो, बट स्टिल आपकी गलती से सैलरी कट गई, यहाँ पे गलती से कोई इरेगुलरिटीज होती है सैलरी, मतलब टाइम से नहीं दी जा रही, 10 की जगह 20 तारीख को दी जा रही है, ऐसा कुछ। जैसे एक इमेज इसमें आप पढ़ सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि 10 तारीख की सैलरी 18 तारीख को दे रहे, तो कैसा फील होगा? कुछ भी अगर हमने बात करी है ऐसा कुछ करके, तो हमें फील होता है कि कहीं ना हमें गेट आउट ना बोल दिया जाए, कहीं हमें बोल दिया जाए, तो हम बहुत ही इमोशनल होते हैं अंदर से। ठीक है, हमें तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, बट होते एक्चुअली में हम सब इमोशनली हैं। जब हम सोचते हैं कि क्यों ना हम कंपनी को छोड़ दें। दूसरा क्या है कि अच्छे एम्प्लॉय का मोरल क्या होता है? जो भी एम्प्लॉय होता है ना, उसका एक अच्छा मोरल क्या होता है कि भाई मेरे को ना पेरोल में जो भी मेरे को सैलरी मिल रही है वो टाइमली मिले और एक्यूरेटली मिले। टाइम के साथ और एक्यूरेसी के साथ। टाइमली का मतलब क्या है? टाइम से, जैसे कि मान लीजिए 10 तारीख को आपको सैलरी मिलती है और आपको 9 तारीख को चेक पकड़ा दिया जाए, 9 तारीख को आपके बैंक का आपके पास मैसेज आ जाए और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस रुपीज, कितना अच्छा लगता है। तो वहां पर ये एक मोरल है, उसको आपको ऐसे समझना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं आगे बढ़ता हूँ। और इस पॉइंट से मेरे कौन कौन कनेक्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अनिल आपको कनेक्ट करेगा मेरे इस पॉइंट से, और जो स्टूडेंट्स मेरे अभी काम कर रहे हैं वो भी कनेक्ट करेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। ऑलराइट, तो मोरल होता है मोरल, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टेक्निकली टैली में घुस जाओ, पेरोल की एंट्री करने लगे, उससे क्या फायदा जब आपको बेस ही नहीं पता। इसलिए पहले मैं पूरी क्लास इसी में बिताता हूँ। टाइम मिला तो हम प्रोजेक्ट भी सॉल्व करेंगे, हमारे पास अभी भी 20 मिनट्स हैं, डोंट वरी, लेट्स गो अहेड। तीसरा कारण, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे टिकी रहेगी? मतलब कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल उसका कंपनी का स्ट्रक्चर है, कब क्रिएटेड, कब स्टेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी सेल्स इस महीने हुई 4 लाख की, अगले महीने हुई 3.5 लाख, अगले महीने हुई 5.5 लाख, फिर हो गई 1 लाख, फिर हो गई 8 लाख, फिर हो गई 2 लाख। तो हो क्या रहा है? ये स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? ये परफॉर्मेंस स्टेबल क्यों नहीं हो रही? मतलब हर महीने 5 लाख से ऊपर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंपनी का जो स्टाफ है वो बार बार छोड़कर जा रहा है, और वो छोड़कर जाने की वजह से ट्रेनिंग की कॉस्ट लग रही है, नए वाले स्टाफ को समझाने में टाइम लग रहा है, ओनर को खुद काम करना पड़ रहा है, ओनर कुछ और प्लान्स नहीं बना सकता, ओनर कहीं जगह जा नहीं सकता, मीटिंग्स नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है कंपनी के स्टाफ से। तो आपको ये वाले पॉइंट को कैसे कंसिडर करना है, कैसे एम्पावर्ड फील करना है कि भाई मेरी वजह से कंपनी चल रही है।
इसको ज्यादा इगोइस्टिक में मत लेना कि मेरी वजह से ही चल रही है, नहीं तो पहले आपको बाहर निकाला जाएगा कि अच्छा भाई तेरी वजह से चल रही है, तू इस प्रकार से चल रही है। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट जस्ट अ टूल ऑफ दिस कंपनी, आई एम अ मशीन। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो। लेट एंड इनएक्यूरेट सैलरी पेमेंट कॉज कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब। अगर टाइम से सैलरी ना मिले तो उसकी वजह से जॉब पे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड। किसी ने अपनी जॉब से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, he said or she said quit, I quit, that means immediately done। मैंने एक्चुअली डिस्कशन भी करा है कुछ एम्प्लॉयर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके लिए बहुत आसान, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर से भी। उन्होंने मेरे से कहा कि आकाश जी आप लोगों के लिए आसान होता है बोलना मैं छुट्टी पे, बट अगर मेरे पास जितने भी मेरे स्टाफ है उसमें से एक तो बंदे भी अगर बोलेंगे ना कि मैं छुट्टी पे, दैट मीन्स मुझे उन दोनों का काम करना पड़ेगा। तो मैं कभी छुट्टी पे नहीं हूँ, यानी कि मैं एज एन एम्प्लॉयर आई एम ओनर। ओनर कभी भी छुट्टी पे नहीं रह सकता। अगर ओनर कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो वहां पे भी बिजनेस के बॉस होते हैं। तो अगर आप इस एंगल से देखोगे तो जॉब इज फार बेटर देन बिजनेस, क्योंकि जॉब आपको हमेशा कंफर्ट जोन देती है। इस पॉइंट को कनेक्ट करो, थोड़ा सा इसको फील करो। तो लेट और इनएक्यूरेट सैलरी पेमेंट्स की वजह से क्या होता है? अगर टाइम से सैलरी नहीं मिलती, बहुत से मैंने देखे अपने स्टूडेंट जो टाइम से सैलरी ना मिलने की वजह से थोड़ी सी कट जाती है तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो भाई, भैया मैं तो जॉब छोड़ दूंगी, सर मैं तो जॉब छोड़ दूंगी, वहां से ये हो जाएगा हो जाएगा। उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे? इनएक्यूरेट सैलरी पेमेंट से। अगर कंपनी तो ये जो कैब है वो आपको लेने के लिए आए, छोड़ने के लिए आए कैब आपको, ठीक है, टाइम से आपको सैलरी दे, प्लस आपका पीएफ भी कटे, तो आपके एक तो आपका एक तरीके से एक आपकी अच्छा वो हो जाएगा, एक इमेज बनेगी आपकी सोसाइटी में भी कि भाई वो बंदा फाइनेंसिंग में वर्क करता है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय ने छोड़ दिया तो उसकी बजाय कौन काम करेगा, और जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसको आने में भी टाइम लगेगा। तो मीन वाइल आपकी सेल्स कम होगी क्योंकि आपका एक स्पेशलाइज पर्सन ने किसी रीजन की वजह से छोड़ दिया। उसका रीजन कैसे है? पेरोल, बिकॉज इनएक्यूरेसी के साथ आप सैलरी दे रहे थे, लेट दे रहे थे पेमेंट, दैट्स व्हाई ही कॉम्प्रोमाइज दैट जॉब और शी कॉम्प्रोमाइज दैट जॉब, व्हाई नॉट। दूसरा है कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ मेंबर्स। ये क्या पॉइंट है, इसका कैसे पेरोल से कनेक्शन है, इसको भी समझते हैं। देखिए स्टाफ मेंबर्स के बीच में भी कई बार डिस्कशन होता है एक नए एम्प्लॉयज के साथ, और उस डिस्कशन से ही कनेक्ट होता है डायरेक्टली कि वो नया एम्प्लॉय कंपनी के बारे में क्या सोचेगा। जैसे कंपनी में रिक्रूटमेंट के टाइम पे उस बंदे को बताया गया कि भाई आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाएगी, ये दी जाएगी, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वगैरह है। बट जब स्टाफ से वो मिला तो उसने क्या बोला, जब ये कहाँ फंस गए हैं यहाँ की भाई। तो स्टाफ मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात यह है कि यही वजह है कंपनी के अंदर एमएनसी में कि रोटेटिंग शिफ्ट्स होती है। किसी ने अगर एमएनसी में काम करा हो या फिर उसका कोई ब्रदर या सिस्टर होगी यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि उनकी रोटेटिंग शिफ्ट्स होती है। रोटेटिंग शिफ्ट्स में क्या होता है कि अगर मॉर्निंग की शिफ्ट है तो कभी आफ्टरनून की होगी, कभी इवनिंग की होगी, कभी नाइट की होगी। क्यों होता है ऐसा? जिससे कि वो अपने पुराने स्टाफ मेंबर से ज्यादा घुल मिल ना पाए, बिकॉज घुलने मिलने की वजह से पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ मेंबर्स आपको ज्यादा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना, बैलेंस रखना। समझ में आया मेरी बात? ये दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका पेरोल से कैसे कनेक्शन है, क्योंकि जो नया बंदा होगा उसकी आप और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा जो इमेजिनरी थॉट प्रोसेस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग समझो। ठीक है, किसी को अगर ऐसा लग रहा है हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो, बट अभी हम टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं, बिकॉज अभी हमारा एक टनल विजन में डेडली फोकस है पेरोल को लेकर। तो पेरोल के हम प्लस माइनस ईच एंड एवरीथिंग को पढ़ रहे हैं, जिससे कि जब आप उसको काम पे लाओ करो तो आपको अंदर से हो कि यार मुझे इसकी डेप्थ नॉलेज। पहले मेरे को आपको ये बताना है टेक्निकल चीजें, और ये भी बताना है कि उसको कर क्यों रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट का वाई जानना। मेरे स्टूडेंट को वाई जरूर पता हो कि हम सर करते क्यों, करने का रीजन बेटा ये। और क्या होता है इग्नोरेंस बिहेवियर टुवर्ड बॉस इन कंपनी। इग्नोरेंस बिहेवियर क्या होता है? जब आपने कोई चश्मा नहीं पहना, कोई आपने पट्टी नहीं लगा के, फिर भी एक इनविजिबल पट्टी आपकी आंखों में है कंपनी के हर एक एक्शन के प्रति। अगर एक इनविजिबल पट्टी रहेगी जिसको हम बिलीव का ढक्कन भी बोलते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी कि जब भी आपको कोई भी प्रोडक्टिव बात भी की जाएगी आपको उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके स्टाफ मेंबर्स ने आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज ब्रेन वॉश कर दी है।
तो यहाँ पर 3 हमने पॉइंट पढ़े, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कनेक्ट करेंगे। सोचो अगर एक घर का होता है ना, विभीषण होता है, वो लंका ठाया है, वो आपको पॉइंट पता होगा, घर का वेदी लंका ठाया है ना, कुछ ऐसा, पता नहीं क्या होता है, घर का वेदी लंका ठाया, ऐसा कुछ। तो वो इग्नोरेंस बिहेवियर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सबको बिगाड़ेगा। बस ये हमें पढ़ना था पेरोल के अंदर। बाकी तो केस स्टडीज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जरा हम टैली के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन को समझ लेते हैं कि टैली के अंदर ये कैसे होगा। बट इसमें एक पॉइंट और रह गया, वो है बूस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस। एक पॉइंट और था, चौथा पॉइंट पेरोल करना क्यों जरूरी है और उसमें बोनस देना कितना जरूरी है, बोनस एंड इंसेंटिव, वो है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना। बहुत ही सिंपल है इसका भी जवाब। अगर एक खरगोश की रेस चल रही है, कोई खरगोश दौड़ नहीं रहा, तो क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? क्या वो खरगोश ज्यादा दूर तक भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बट अगर उस खरगोश को हम गाजर दिखाएं, दूर से गाजर दिखाएं और पास आके भी दिखाएं, तो बहुत जोर से भागे, बहुत तेजी से भागे। यही होता है बूस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि वो जो उसका रीजन है भागने का, वो उसका कैपेबल है, कैपेबिलिटी है। नहीं, कैपेबिलिटी तो और भी ज्यादा हो सकती है, कैपेबिलिटी तो गाजर से भी ज्यादा हो सकती है। बट वो गाजर को देख के भाग रहा है खरगोश, क्यों? क्योंकि गाजर उसका फेवरेट व्यंजन है। उसी प्रकार से, उसी कॉन्सेप्ट से अगर एम्प्लॉयज को बोनस दे दिया जाए, इंसेंटिव दे दिया जाए उसकी सेल्स के ऊपर, कि अगर आपने इतने बॉक्सेस सेल करवा दिए, ठीक है, सेल्समैन को ऐसा बोला जाए, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस हमारे सेल्स करवा दिए जाए, तो आपको प्रति बॉक्स में इतना मिलेगा, टारगेट से ऊपर जाओगे तो इतना मिलेगा, और प्रति सेल्स में इतना मिलेगा। तो अपना दिमाग चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? वो सोचेंगे चल यार ओवर टाइम भी कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, मेरा ओवर टाइम भी मिल जाएगा सिवा में, मेरी सेल्स भी बढ़ जाएंगी। ये एग्जाम्पल हर जगह चलता है, जैसे रेसलिंग पे भी ये चलता है। रेसलिंग के अंदर भी क्या होता है कि जब दो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स रेसल कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में जब प्रमोशंस आता है, तो वो ये बोलता है कि जो एक दूसरे को 5 मिनट के अंदर पहले नॉकआउट करेगा, उसको इतना बोनस मिलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, इतना हाइप में जाती है वो फाइट की, उसकी टीआरपी बढ़ती है। समझो इस चीज, ये हर बिजनेस में होता है कहीं ना कहीं। मैंने आपको भी रेसलिंग का भी एग्जाम्पल। तो एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है, वो डायरेक्टली बूस्ट किससे होती है? फैट बोनसेस से एंड इंसेंटिव से। इंसेंटिव का डायरेक्ट कनेक्शन किससे? इंसेंटिव का डायरेक्ट कनेक्शन परफॉर्मेंस से। बोनस का कनेक्शन है फेस्टिव सीजन से, फेस्टिवल से। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो कंपनी में सोचा है कि भाई सबको कुछ न कुछ देना चाहिए, तो वो बोनस होता है। ठीक है, या फिर प्रॉफिट हुआ तो उसमें बोनस दे दिया। इंसेंटिव का कनेक्शन डायरेक्टली किससे? स्मार्ट वर्क से। तो ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, और अल्टीमेटली होगा क्या, इससे कंपनी को ही तो बेनिफिट होगा। अब चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ले लिया है तो बोल दीजिए सर इट्स डन। It's done. It's done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहीं तक ही मेरे को थ्योरी पार्ट बताना था। अगला जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल का होगा, तो आप लोग पूछना चाहे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक करके पूछिए, जिसको भी कुछ भी पूछना है। अभी एक प्रोजेक्ट है आपके सामने, ठीक है, टैली RP9 के अंदर कैसे कैसे हमें करना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। मैंने थ्योरेटिकल तो चीजें डिस्कस कर ली। पेरोल एक लंबा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, और आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है, चीजों को समझने में। बट नॉलेज को ऐसे गेन मत करके रखना, इसको आपको क्या करना है, मेरे साथ शेयर करना है। कैसे शेयर करोगे सर, आपको तो ऑलरेडी आता है। नहीं, शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे एक मेल करना है या व्हाट्सएप करना है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में मुझे मैसेज करेंगे, या फिर ग्रुप पर मैसेज करेंगे कि आज की क्लास में सर मैंने ये सीखा। हेलो सर, माय नेम इज, मान लीजिए XYZ, एंड टुडे आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। मैं ऐसा सोचता था, ये भी लिख सकते हो। सर मैं ये सोचता था,
या फिर आप मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हो, सर ये भी हम इसको बोल सकते हैं, व्हाई नॉट। ठीक है, मैं हर एक स्टूडेंट का मैसेज पढ़ता हूँ, जरूर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे भी पर्सनली उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, सो करेंगे उसे भी। ठीक है, तो वो जरूर करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टैली RP9 का जो मॉड्यूल नंबर 2 है उसमें पेरोल का प्रोजेक्ट आता है आपका, आपके कोर्स में जो भी आपके एक्सपर्ट के स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी बाय द नेम ऑफ पेरोल टैक्स सॉल्यूशन, एंटर द फॉलोइंग डिटेल। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें कंपनी क्रिएट करनी है, इसका नाम है पेरोल टैक्स सॉल्यूशन टैली के अंदर। इसका मेलिंग नेम डालना है PTS, एड्रेस डाल देना है, ये टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हम डाल देंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स, ESI की डिटेल्स, इनकम टैक्स की डिटेल्स, ये सब चीजें डाल के आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम विंडो डी दबाकर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और टैली को खोलते हैं। टैली RP9, as you all know, what is Tally? Tally is the name of a company जिसका पूरा नाम है Tally Solutions Private Limited, and ERP is the full short form of a full form name Enterprise Resource Planning, जिसका डायरेक्टली मतलब होता है कि प्लानिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज उनको प्लान वे में अरेंज करना इलेक्ट्रॉनिकली और उससे अपनी रिपोर्ट्स निकालना। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी में जाएंगे, ऐसे कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर क्रिएट कंपनी, एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करके आपको कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो जरा देखते हैं नाम क्या है कंपनी का। कंपनी का नाम था पेरोल टैक्स सॉल्यूशन, तो फटाफट से डालते हैं। चलिए, माय सजेशन इज दैट कि पेरोल टैक्स सॉल्यूशंस के एंड में आप ब्रैकेट के अंदर जरूर ये लिखें जो भी आपका नाम है, कोड है, वो जरूर लिखें। जैसे मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, इस बैच का कोड वो है 11 बजे, क्योंकि 11 AM में बैच स्टार्ट होता है और आज की डेट है जब ये बैच स्टार्ट हुआ 4 जून 2022। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एंड देन एंटर। उसके बाद यहाँ पर मेलिंग नेम, मेलिंग नेम देखिए कई बार पूछता हूँ बच्चों से मेलिंग नेम क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मेलिंग नेम बहुतों को पता भी ऐसा नहीं है। मेलिंग नेम वो नेम होता है जिस नाम से आपकी रिपोर्ट प्रिंट होती है, आप इसको PTS लिखेंगे। एड्रेस आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो कभी भी अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप ऐसे कॉपी करिए, कॉपी करके ऑल्ट टैब दबाइए और टैली में पेस्ट करने के लिए बस Ctrl+V के साथ हमें ऑल्ट दबाना होगा। टैली में ऑल्ट चलता है। उसके बाद उसका एड्रेस लाइन 2, यानी कि दूसरा एड्रेस वो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है गाजियाबाद UP, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, या फिर आप लिख भी सकते हैं। देखिए कंट्री इंडिया ही रहेगी, स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा सिंपली। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वो डालना है, क्या कहते हैं इसको, पिन कोड। पिन कोड यहाँ पर कुछ खास दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर आता है, टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर हम डाल देते हैं। कॉपी करा, इसे ऑल्ट टैब किया, Ctrl+Alt+V करा, मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पर, मोबाइल नंबर ये गिवन है, कॉपी करो इसे, Ctrl+Alt+V करो, फैक्स नंबर गिवन है या 125063 हम लिख लेंगे। ईमेल आईडी अपनी डालना, ठीक है, ईमेल आईडी डालने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी। वेबसाइट आपका है इसमें support@DUP PTS। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको रखना है 17-18, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बच्चे इग्नोर करते हैं, इस वजह से क्या होता है एंट्रीज में समस्या आती है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर रखना है 17-18, तो 1 अप्रैल 17, दैट्स इट। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वे डेट होती है जिस डेट से हमारा कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है, तो कुछ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आपको यही रखना है, दोनों डेट्स यही रखनी है। टैली वॉल्ट पासवर्ड आपका कुछ नहीं डालना है, ये एक्चुअली पासवर्ड तब हम डालते हैं जब हमें कंपनी का कोड, कंपनी का नाम, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, एस्टेरिस्क लगाकर, तो तब ये डालते हैं। और सिक्योरिटी कंट्रोल में हम यस तब करते हैं जब हमें एडमिनिस्ट्रेटर बन के अपने अंडर यूजर्स बनाने होते हैं और उनको पावर देनी होती है कि वो हमारे बिहाफ में ये सब काम कर सके। बस पहला क्वेश्चन अभी आपका आधा खत्म हुआ है, क्योंकि कंपनी क्रिएट करनी थी यहाँ पर। क्रिएट कंपनी करने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पर PF ESI इनकम टैक्स की सब डिटेल्स वगैरह डालनी है। इसके लिए आपको पहले पेरोल इनेबल करना है। तो पेरोल इनेबल करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। गेटवे ऑफ टैली विंडो से आपको क्या करना है ये बताइए आप। अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, तो अकाउंटिंग फीचर्स पे कैसे जाते हैं, देखिए F11 कंपनी फीचर्स, एंड देन यहाँ पर आता है अकाउंटिंग फीचर्स, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर आपका ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, इसको आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके वाई दबा के एंटर कर दीजिए, तो पेरोल आपका इनेबल हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट भी लिया होगा आपने। अब मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, ये वाला ऑप्शन हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के टाइम पे यस किया था, इसको हम अभी भी यस करेंगे क्योंकि हमें एम्प्लॉइज को मैंने बताया था डिपार्टमेंट यस करना है। बस ये दोनों ऑप्शन को यस करके आप डायरेक्टली इस बटन को दबा दीजिए, अगर आपके पास माउस है। इस बटन को बोलते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर इससे सेव होता है। हाँ बिल्कुल सेव होता है, बट एक्चुअल लेवल पे इसका नाम सेव है ही नहीं, क्योंकि टैली में कोई सेव का बटन ही नहीं है, टैली में एक्सेप्ट का बटन है। ठीक है, तो कंट्रोल ए से होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द विंडो। और जब आप एंटर करते हो तो लास्ट में भी एक्सेप्ट लिखा हुआ आता है, ये बड़ी राज की बात है। अब जरा एस्केप करते हैं, एस्केप करके अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन का नाम है पेरोल इंफॉर्मेशन और एक ऑप्शन का नाम है पेरोल डॉक्टर्स। देखिए आपके सामने, बट अभी हमें इसके अंदर काम करना नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम पेयर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉइज वगैरह क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉइज के लेजर्स। अभी करंटली हमें क्या करना है, हमें इस टाइम पे ये सब डिटेल्स डालनी है, पीएफ, पीएसआई एंड इनकम टैक्स की डिटेल्स। तो प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स डालेंगे कैसे हम। सबसे नीचे दाईं तरफ आता है आपका F11 कंपनी फीचर्स और ये होता है आपका स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पर आपकी लीगल डिटेल्स आपको डालनी है, इसको आप एंटर करिए और यहाँ पर हम पेरोल से टैक्स से संबंधित डिटेल्स डालेंगे। तो इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। इधर आप आएंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर देंगे, तो यहाँ से आप पेरोल की टैक्सेशन वाली डिटेल्स वगैरह सब डाल सकते हैं। इसको यस करके आप इसको इनेबल करेंगे और अगर आपको डिटेल्स डालनी है तो नीचे वाले ऑप्शन को यस करेंगे। बस अब आपको पीएफ की, ईएसआई की और इनकम टैक्स की डिटेल डालनी है। देखो पीएफ क्या होता है, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, ये एक प्रकार का पेंशन फंड होता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस भी करूंगा, पर अभी थोड़ा सा इंट्रो दे रहा था। ईएसआई आपका एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस होता है और इनकम टैक्स आपकी सैलरी से कटता है, बिकॉज क्योंकि ये टीडीएस होता है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के तहत ये वाली जो अमाउंट होती है सैलरी, आपका टीडीएस का पार्ट होता है और एम्प्लॉयर को सैलरी देने से पहले टीडीएस काट के आपको पेमेंट करनी होती है। इसीलिए कंपनी को टीडीएस की डिटेल्स यानी कि इनकम टैक्स की डिटेल वगैरह सब डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्यों आए हैं इस विंडो पे, पेरोल की टैक्सेशन लीगल डिटेल्स डालने के लिए। तो कंपनी का कोड हमें गिवन है कि हमारी कंपनी का पीएफ कोड हमें दे रखा है यूपी 1500A, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब इस कोड के तहत हम आपका पीएफ का पैसा डिडक्ट करेंगे, यानी कि पेरोल के अंदर इस कोड की क्या अहमियत है। ये हमें कोड मिला है डिपार्टमेंट से जिसका नाम है ईपीएफओ। उसने हमें ये दिया और बोला कि भाई आप पेरोल में एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करेंगे, उसका पीएफ काटेंगे, अपने पास रखेंगे, तो दिस इज योर कोड। इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड वो जस्ट इसके नीचे गिवन होता है, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। फिर आता है सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड बिल्कुल ही वैसा है, इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब कोड आपको गिवन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पीएफ की डिटेल देखो डल गई। अब बात करते हैं ईएसआई की डिटेल की। ईएसआई की डिटेल डालने के लिए आपको कंपनी का कोड डालना, पहले ईएसआई का ये भी एक कोड होता है। ये कोड आपको कौन देता है, ईएसआईसी डिपार्टमेंट, जो ये बोलता है कि आप ईएसआई का पैसा डिडक्ट कर लो, तो ये आपका कोड है जिसके तहत आपका पैसा ट्रैक होगा। ईएसआई का ब्रांच ऑफिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका ईएसआई का ब्रांच ऑफिस क्या है। देखो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट यानी कि हर राज्य में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, यहाँ पे ये भी डिफाइन करना होता है कि आपका एम्प्लॉय स्टैंडर्ड लेवल पर कितने दिन एक महीने के काम कर रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे 26 कि 4 संडे होते हैं, ठीक है। अमेरिका में इससे कम होता होगा क्योंकि वहाँ पर सैटरडे संडे नहीं होता, बल्कि वहाँ पे फ्राइडे होता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो 26। नेशनल पेंशन स्कीम हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर फिर आएंगे इनकम टैक्स की डिटेल में। इनकम टैक्स की डिटेल में यहाँ पर देखो आता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10। ये 10 नंबर आपको यहाँ पर डालना है। 10 नंबर आपको यहाँ गिवन है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी करिए, ऑल्ट टैब दबाइए और कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट कर डालिए। उसके बाद इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड नंबर ये आपको मिलेगा यहाँ पर। इस नंबर के थ्रू ये पता चलता है कि वो कौन सा ऑफिस है जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है वो किस पर्टिकुलर वार्ड नंबर में आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है, ये वो नंबर होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए और ये डिफाइन भी करना पड़ता है आपको, इसीलिए इसको हम कंट्रोल ऑल्ट भी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर डिडक्टर टाइप, यहाँ पर कंपनी की बात हुई कि कंपनी कौन है। गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट लेंगे, और अगर प्राइवेट कंपनी तो अदर्स लेंगे, और सेमी गवर्नमेंट कंपनी तब भी हम अदर्स लेते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं लेना है आपको डिडक्टर टाइप में अदर्स लेना है, क्योंकि ये जो कंपनी है
ये प्राइवेट, एंटर कर देते हैं। फिर डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन आप डिफाइन कर सकते हो, अगर कोई ब्रांच और डिवीजन हमें गिवन है, और अगर नहीं गिवन है तो छोड़ सकते हो इसे। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, जैसे नाम लिख दिया मैंने। फिर मेरे फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, सन और डॉटर ऑफ, तो डॉटर होगी, सन होगा। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिख सकते हो, डायरेक्टर, आज नहीं तो कल बन जाएंगे हम, है ना। और फिर पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। पैन नंबर आपका ये है, कॉपी करिए इसे, कंट्रोल और डी करके पेस्ट करिए। अब जब इनकम टैक्स की डिटेल को भी फटाफट से समझ लेते हैं, तो इनकम टैक्स की डिटेल ये सब क्यों डालनी है। पैन नंबर इसलिए यूज होता है क्योंकि आपको टीडीएस काटना है, जो भी बंदा टीडीएस काटता है उसके पास पैन नंबर होना चाहिए, और पैन नंबर उसके पास होना चाहिए। पैन नंबर की क्या आवश्यकता है हमें, क्योंकि पैन नंबर से गवर्नमेंट को ये पता चलता है आप अपनी इनकम के अगेंस्ट कितने टैक्सेस दे रहे हैं। तो इसीलिए दोनों डिटेल जरूरी होती है कि जो बंदा टीडीएस काट भी रहा है तो सच में वो खुद भी टैक्स पे करता है नहीं करता, वो पैन नंबर से पता चलेगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है वो सब पता चल जाएगा। और क्यों डाली हमने सब डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है, नोट ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। चालान फॉर्म्स एंड रिटर्न्स में सभी डिटेल्स यूज होगी। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और लास्ट में यहाँ पर आता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये होता है सिन नंबर। सिन नंबर का मतलब होता है एक 21 डिजिट का नंबर होता है, इसके थ्रू कंपनी की आइडेंटिफिकेशन पता चलती है। जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक सर्टिफिकेशन नंबर होता है जिसको बोलते हैं सिन नंबर। तो सिन नंबर से पता चलता है या ये कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, ये 21 डिजिट का होता है, ध्यान रखना। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। ये सारी डिटेल्स बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक डिटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो आपसे कोई पूछे CIN क्या होता है, आपको पता ही नहीं। CIN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पैन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पैन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, PF का, ESI का, इन सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। That's it in today's class. I hope आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज क्लास से। आज की क्लास का रिवाइंड ले लेते फटाफट से। सबसे पहले मैंने बताया कि पेरोल क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेरोल को हमें कैसे इनेबल करना है टैली में। देन मैंने डिस्कस करा पेरोल क्यों रिक्वायर्ड है, फिर हमने टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करी। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और इसमें हम बैलेंस शीट्स वगैरह क्रिएट करके एम्प्लॉय के लेजर्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगेन पेरोल एक लंबा टॉपिक है, इसमें आपको समय लगेगा, तो आपको कंसिस्टेंटली क्लासेस लेते रहना है। और आज की क्लास का होमवर्क बहुत ही सिंपल है, आपको एक सिंपली मुझे मेल करना है, मैसेज करना है, जिसमें आप ये डिफाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन वाले लेवल पे इंग्लिश में कि सर आज की क्लास में हमने ये सब सीखा। और उसमें आप सजेशन या फिर ये भी बता सकते हो कि आप क्या क्या सोचते थे और अब आपने क्या सीखा। ठीक है, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है। दैट्स इट इन टुडेस क्लास। किसी को पूछना है पूछ सकता है, अगर पूछना चाहे तो, नहीं तो मेरी तरफ से सबको गुड नून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय एवरीवन।